क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक ही बात पर अटक गया है, एक लूप में घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल। सोचना, फिर उसी के बारे में सोचना, और फिर ये सोचना कि इतना ज्यादा क्यों सोचा जा रहा है। एक तरह का मानसिक ट्रैफिक जैम। बिल्कुल सही शब्द है। जहां हॉर्न तो बज रहे हैं पर कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, और उस जाम में फंसे फंसे सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और ये एक अदृश्य बाधा की तरह है। मतलब बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान बिल्कुल थक जाता है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचने की आदत। हमारे हाथ एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट का अंश लगा है जो इसे सीधे सीधे सपनों का हत्यारा कहता है। काफी मजबूत शब्द है। बहुत। लेकिन ये सोर्स सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए एक 7 दिन का बड़ा ही प्रैक्टिकल प्लान पेश करता है। तो आज हम इसी 7 दिवसीय योजना को परत दर परत समझेंगे। और मुझे लगता है कि इस सोर्स का जो दृष्टिकोण है वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये बहुत एक्शन पर आधारित है। ये फिलॉसफी से ज्यादा मनोविज्ञान और आदतों बदलने की तकनीक पर फोकस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखते हैं कि ये जो दावा है कि 7 दिन में खेल पलट सकता है, ये कितना यथार्थवादी है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। प्लान का पहला दिन सुनने में बहुत सरल है, लेकिन शायद सबसे मुश्किल है। सच्चाई को स्वीकार करना। हमेशा पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। हाँ, सोर्स कहता है कि लोग अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे समस्या को समस्या मानने को ही तैयार नहीं होते। बिल्कुल। कई लोग तो अपनी ओवर थिंकिंग को एक खूबी की तरह देखते हैं। अच्छा, जैसे वो कहेंगे, नहीं मैं बस हर चीज को अच्छे से प्लान करती हूँ, या मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ। तो वो इसे एक बुरी आदत की जगह एक सकारात्मक गुण का नाम दे देते हैं। मतलब वो खुद को समझा लेते हैं कि ये चिंता नहीं बल्कि सावधानी है। तो स्वीकृति का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी उस कहानी को बदलने के बारे में है जो हम खुद को सुनाते आ रहे हैं। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप बाहर निकलने का रास्ता क्यों खोजेंगे? सही बात है। और ये स्वीकृति खुद को दोष देने के लिए नहीं है। ये बस समस्या को एक बाहरी चुनौती के रूप में पहचानने जैसा है जिसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार किसी ने मान लिया कि हाँ समस्या है, तो फिर उन अनगिनत विचारों का क्या करें जो दिमाग में घूम रहे हैं? हाँ, यहीं से दूसरा दिन शुरू होता है। दूसरा दिन जो इन विचारों को वर्गीकृत करने के बारे में है। सोर्स कहता है कि जब भी कोई विचार आए तो खुद से पूछें, ये विचार हकीकत है या कल्पना। और इसके साथ सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी देता है। हाँ, कि जिन 95% चीजों की हम चिंता करते हैं वे कभी होती नहीं है। बिल्कुल, हमारा दिमाग भविष्य के काल्पनिक डर पैदा करने में माहिर है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब जब कोई डर बहुत हावी हो, तब क्या उसे सिर्फ कल्पना का लेबल लगाकर खारिज किया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यह तकनीक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के एक सिद्धांत से मिलती जुलती है। ओके। जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों से एक भावनात्मक दूरी बनाना, उन्हें महज विचार के रूप में देखना, न कि एक अटल सच्चाई के रूप में। तो इसका मकसद अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद ये समझना है कि भावनाएं विचारों से पैदा हो रही हैं और विचार हमेशा सच नहीं होते। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने विचार को पहचान लिया, उसे कल्पना का लेबल भी दे दिया, लेकिन वो अभी भी दिमाग में एक गाने की तरह बज रहा है। उस लूप को तुरंत कैसे तोड़ा जाए? हाँ, अब आता है तीसरा दिन। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इसका जवाब दिमाग में नहीं बल्कि शरीर में ढूंढता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है पैटर्न को तोड़ना। सोर्स कहता है कि ओवरथिंकिंग एक मानसिक लूप है, और इस लूप को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है शारीरिक हलचल। कोई भी शारीरिक हलचल? हाँ, कुछ भी। जैसे ही दिमाग उस लूप में फंसे, 10 पुशअप्स कर लो, 2 मिनट की तेज वॉक, या बस चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारो। उनका एक फॉर्मूला है, बॉडी मूवमेंट इज इक्वल टू थॉट ब्रेक, और ये मन और शरीर के गहरे संबंध को दिखाता है। जब दिमाग एक ही पैटर्न में फंसा होता है, जिसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहते हैं, तो शरीर को हरकत में लाना उस पैटर्न को तुरंत तोड़ देता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी हैंग हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। बिल्कुल सही उपमा है। आप कोई जटिल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, आप बस पावर बटन दबा रहे हैं। आपकी चेतना मानसिक दुनिया से खिंचकर शारीरिक संवेदनाओं पर आ जाती है। ठीक है, तो शारीरिक हलचल एक रीसेट बटन की तरह है। लेकिन उन विचारों का क्या जो ज्यादा गहरे और जटिल है, जो बार बार लौट कर आते हैं? उनके लिए हमें चौथे दिन पर जाना होगा। हाँ। सोर्स कहता है ओवरथिंकिंग दिमाग में होती है
इसका इलाज कागज पर है। ये क्लासिक जर्नलिंग तकनीक है, लेकिन एक बहुत ही खास तरीके से। हाँ, यहाँ सिर्फ लिखने को नहीं कहा गया है। 3 खास सवाल पूछने हैं। पहला, मैं असल में क्या सोच रहा हूँ। दूसरा, मुझे इससे क्या डर लग रहा है। और सबसे जरूरी तीसरा सवाल, सबसे बुरा क्या हो सकता है। सोर्स का दावा है कि 99% मामलों में सिर्फ इन सवालों को लिखने से डर की ताकत खत्म हो जाती है। यहाँ जो हो रहा है वो है विचारों को एक्सटर्नलाइज करना, मतलब उन्हें अपने दिमाग के अनियंत्रित माहौल से निकालकर कागज की सीमित दुनिया में लाना। जब कोई डर सिर्फ दिमाग में होता है तो वो बहुत बड़ा, अस्पष्ट, एक राक्षस जैसा लगता है। बिल्कुल। और जैसे ही उसे कागज पर उतारा जाता है वो एक ठोस, सीमित चीज बन जाता है। और ये जो सवाल है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, ये तो सीधे सीधे उस राक्षस से आंख मिलाने जैसा है। हाँ। और ज्यादातर मामलों में जब आप सबसे बुरे परिणाम को लिखते हैं तो वो उतना डरावना नहीं लगता जितना महसूस हो रहा था। जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन को लेके ओवरथिंक कर रहा है तो सबसे बुरा क्या होगा? शायद लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, ये बॉस कहेगा अगली बार और तैयारी करना। ये करियर खत्म होने वाले अस्पष्ट डर से बहुत छोटा और मैनेज करने लायक लगता है। सही है। लेकिन अगर कोई लिखने में अच्छा ना हो या उसे ये काम बोझिल लगता हो तो भी कोई बात नहीं। मुख्य सिद्धांत विचारों को दिमाग से बाहर निकालना है। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कर सकते हैं या एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि विचारों को मन की गूंजती हुई गुफा से बाहर लाया जाए। ठीक है, तो लिखने से हमें स्पष्टता मिलती है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि असली स्पष्टता विश्लेषण से नहीं बल्कि एक्शन से आती है। बिल्कुल, और यही हमें दिन 5 पर लाता है, जो मुझे इस पूरे प्लान का दिल लगता है। सोचना ज्यादा, करना कम। हाँ, क्योंकि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है निष्क्रियता, इनएक्शन। सोच यहाँ एक सीधा से नियम देता है, 20% सोचो, 80% करो। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हम स्पष्टता का इंतजार करते हैं ताकि एक्शन ले सके, या एक्शन लेने से स्पष्टता आती है? एग्जैक्टली। और ज्यादातर ओवरथिंकर पहले विकल्प में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर चीज के बारे में सोच लेंगे तो उन्हें सही रास्ता मिल जाएगा, पर असल में ये सिर्फ टालमटोल है। लेकिन थोड़ी योजना तो जरूरी है ना? कोई सीधे 80% एक्शन में कैसे कूद सकता है? ये अच्छा सवाल है। 2080 का नियम ये नहीं कहता कि सोचना बंद कर दो, ये कहता है कि सोच को सीमित करो। 20% सोच का मतलब है एक पर्याप्त अच्छी योजना बनाना, परफेक्ट योजना नहीं। परफेक्शन की तलाश ही तो ओवरथिंकिंग का जाल है। बिल्कुल। और एक्शन का मतलब कोई बहुत बड़ा कदम उठाना नहीं है। इसका मतलब है पहला, सबसे छोटा संभव कदम उठाना। आप सोचकर तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही पड़ता है। सही बात। तो एक्शन आत्मविश्वास बनाता है, लेकिन उन दिनों का क्या जब आत्मसंदेह इतना ज्यादा हो कि पहला कदम उठाने की हिम्मत ही ना हो? उसके लिए सॉर्स दिन 6 पर एक बहुत ही आधुनिक और प्रैक्टिकल टूल सुझाता है। हाँ, मोबाइल में कॉन्फिडेंस नाम का एक फोल्डर बनाने को कहा गया है। और उसमें क्या रखना है? अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियां, किसी से मिली सच्ची तारीफ, अच्छे काम के लिए आया कोई ईमेल, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी काबिलियत का सबूत हो। और जब भी आत्मसंदेह हो, इस फोल्डर को खोलकर देखना है। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार सुनने में थोड़ा बचकाना या चीजी लग सकता है। क्या किसी पुरानी तारीफ को देखने से वाकई मदद मिलती है? मैं आपकी आशंका समझ सकती हूँ। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत गहरी है। ये कन्फर्मेशन बायस का सकारात्मक उपयोग है। अच्छा, वो क्या होता है? हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन सबूतों को खोजता है जो हमारी मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करते हैं। अगर कोई अंदर से खुद को अच्छा नहीं मानता है तो उसका दिमाग दिन भर की 10 अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देगा और उस एक गलती पर अटक जाएगा जो उसकी मैं अच्छा नहीं हूं वाली कहानी को सच साबित करती है। हाँ, तो ये फोल्डर उस नकारात्मक कहानी को चुनौती देने के लिए एक जानबूझकर बनाया गया टूल है। ये खुद को बहलाने के बारे में नहीं है, ये डेटा के बारे में है। ये ठोस सबूत पेश करता है कि नहीं, ये सच नहीं है। एक तरह से अपनी ही सकारात्मक बातों का एक आर्काइव बनाना। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक हमने मन के पैटर्न तोड़े, शरीर का इस्तेमाल किया, विचारों को कागज पर उतारा, एक्शन लिया। अब इस प्लान का आखिरी दिन 7 इन सब से अलग है। हाँ, ये जाने देना सीखने यानी लर्न टू लेट गो के बारे में है। सोर्स कहता है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। गलतियां होंगी, लोग गलत समझेंगे और चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होंगी। हाँ, और जाने देने का मतलब हारना नहीं है,
बल्कि अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है जो स्टोइक दर्शन के केंद्र में है। जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे सुधारूंगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल, इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह समझना कि दुनिया में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जैसे हमारे विचार, हमारे एक्शंस, ये हमारे नियंत्रण में है। हाँ, लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ट्रैफिक कैसा है, मौसम कैसा होगा, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जाने देना कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। कोई इसे असल में कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? ये सच है कि यह सबसे मुश्किल काम है। इसका अभ्यास एक साधारण सवाल से शुरू होता है। जब भी आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो रुक कर खुद से पूछें, इस स्थिति का कौन सा हिस्सा मेरे नियंत्रण में है और कौन सा नहीं, और अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उसी हिस्से पर लगानी है जो हमारे नियंत्रण में है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन्हीं चीजों को लेकर होती है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें, ये समस्या को स्वीकार करने से शुरू होती है, फिर विचारों को समझने, शारीरिक पैटर्न तोड़ने, उन्हें लिखने, एक्शन लेने, आत्मविश्वास बनाने और अंत में उन चीजों को जाने देने तक जाती है जो हमारे हाथ में नहीं हैं। ये एक बहुत ही व्यापक ढांचा है। ये समस्या के हर पहलू को छूता है, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक। और जो हमारा शुरुआती सवाल था कि क्या 7 दिन में खेल पलट सकता है, मुझे लगता है 7 दिन एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल हुक है। ये एक बड़ी और डरावनी समस्या को एक मैनेजेबल चैलेंज बना देता है। शायद 7 दिन का मतलब इलाज नहीं बल्कि शुरुआत है, एक नई आदत की शुरुआत। हाँ, इन 7 दिनों का असली सार एक ही है, निष्क्रिय सोच से सक्रिय क्रिया की ओर बढ़ना। हर कदम आपको दिमाग के अंदर फंसे रहने की स्थिति से निकालकर बाहरी दुनिया में एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये सिर्फ सोचने के बारे में सोचने की बजाय जीवन को जीने के बारे में है। बिल्कुल, ये 7 दिन आपको वो औजार देते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। यह 7 दिवसीय योजना निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआती ढांचा प्रदान करती है, लेकिन ये एक विचार मन में छोड़ जाती है। क्या? 8वें दिन क्या होता है? इन 7 दिनों के एक्शन को एक हफ्ते के समाधान की बजाय जीवन भर की आदत में कैसे बदला जाए? शायद असली चुनौती उस सोमवार से शुरू होती है जब कोई प्लान नहीं होता।